नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने जलवायु के बारे में जो चर्चा की थी, उसके बाद में आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगर आप भारत में देखते हैं या राजस्थान में देखते हैं विद्यार्थियों, तो राजस्थान में 2 प्रकार का मानसून आता है। हालाँकि वो दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है, सॉरी दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसी का ही भाग है। उसमें एक अरब सागर की शाखा से बारिश होती है राजस्थान में, और एक जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। 2 प्रकार का मानसून भारत में या राजस्थान को प्रभावित करता है। तो देखो, हम साथ में भारत का भी देखेंगे। अगर जैसे आप ये मैप देखते हैं, ये भारत का मैप, और भारत में ही ये राजस्थान आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, है ना? तो सबसे पहले इधर की तरफ से एक मानसून आएगा, हिंद महासागर में एक मानसून उठता है, और फिर वो कोरियोलिस बल के कारण यूँ थोड़ी टर्न कर जाती है हवाएँ। पहले तो हवाएँ इधर चलती है, फिर यूँ घूमती है, यहाँ पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर की तरफ आती है। तो वो एक वैश्विक कारण है। तो यहाँ से जैसे केरल तट के आसपास टकराती है, तो एक शाखा चल जाती है इधर और एक चल जाती है इधर। लेकिन इस पूरे को जो नाम देते हैं हम, दक्षिणी पश्चिम मानसून देते हैं। क्या नाम देते हैं? दक्षिणी पश्चिम मानसून। एक तो भारत में इस प्रकार का मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम में। एक विद्यार्थी उत्तर पूर्व मानसून आता है। कौन सा आता है? उत्तर पूर्व मानसून, तो हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, ठीक है? एक मानसून से पहले कुछ बारिश होती है, उसके बारे में हम और एक पढ़ेंगे जो मावट वगैरह होती है ना, उत्तर पश्चिम वाला। उत्तर पश्चिम की तरफ से जो पवनें चलती है, मानसून आता है। ये 4 प्रकार के एक प्रकार से हम मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट डालो आप। भारत में मानसून। भारत में मानसून, अब भारत का पढ़ेंगे तो राजस्थान का स्वतः आ जाएगा ना उसमें। भारत में मानसून। भारत में निम्न प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। भारत में निम्न प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। पूरे भारत के संदर्भ में बता रहा हूं मैं। उसमें पहला लिखो आप, दक्षिणी पश्चिम मानसून। पहला कौन सा है? दक्षिणी पश्चिम मानसून। इसको विद्यार्थियों एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। तो देखो, एक तो आपने दक्षिण पश्चिम मानसून नाम दे दिया इसको, और एक नाम क्या दिया? ग्रीष्मकालीन मानसून। दूसरा लिखो, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, ये लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लौटता हुआ मानसून। एक लिख लो, मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा। और एक पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? माउट। क्या बोलते हैं उसको? अभी हो रही ना? ये 4 प्रकार की बारिश बारिश होती है भारत में। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होती है, एक उत्तर पूर्व से, एक मानसून के पहले भी कुछ बारिश होती है। जैसे आपने देखा होगा, गर्मियों के समय भी कई बार बारिश हो जाती है, तो उसको हम मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और पश्चिम विक्षोभ से जो माउट होती है, एक ही 4 प्रकार। एक सवाल यहाँ से ये बनता है कि सर्वाधिक जो भारत में वर्षा है वो कौन से वाले से होती है? ये 4 विकल्प माना कि आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है। ये 4 विकल्प ऐसे मिलेंगे। सर्वाधिक वर्षा किससे होती है विद्यार्थियों? दक्षिण पश्चिम मानसून से। देखिएगा, लगभग 74% बारिश होती है। वहीं लिख लो साथ में, लगभग कितनी? 74% बारिश होती है। और इससे लगभग 13% लिख सकते हैं।
और इससे लगभग 10% बारिश हो जाती है। कितनी? 10%। और पश्चिमी विक्षोभों की वजह से तो मात्र 3% के आसपास। देख लो, ज़्यादा तो नहीं होगा भाई, लगभग 3% बारिश इनकी। समझ में आ गया? तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कौन से उससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून ना मिले तो ग्रीष्मकाल। कई बार ऐसा आता है कि इसको क्रम से भी जमाओ, क्रम भी पूछ लेते हैं, मैंने इसलिए परसेंटेज लिखवाया आपको। तो सबसे ज़्यादा किससे? इससे। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? ऐसे क्रमबद्ध तरीके से दिए। फिर ठीक है, क्रम भी यही है इसका। अब एक एक को पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो आप, दक्षिणी पश्चिम मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिम मानसून। देखो, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जल व थल, ग्रीष्म ऋतु में जल व थल की विभेदीकरण या विभेदीकारी प्रकृति के कारण हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र, जबकि उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहले तो इस फैक्ट को लिख लो, फिर समझाता हूं इसको। क्या लिखा आप लोगों ने? ग्रीष्म ऋतु का समय की बात है। कब की बात है? ग्रीष्म ऋतु के समय की बात है। उस समय जल और थल की प्रकृति दोनों की अलग अलग प्रकृति होती है। आपको पता है, जल देर से गर्म होता है, जल देर से ही ठंडा होता है। लेकिन थल जो होता है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है विद्यार्थी। तो दोनों की विभेदीकरण प्रकृति की वजह से, अगर आप ये इंडिया का मैप देखते हैं तो आप इसमें ये पूरा नीचे हिंद महासागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर, पानी है। तो यहाँ का टेम्परेचर कम है विद्यार्थियों। क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर कम है। मतलब जैसे माना कि ये नीचे की तरफ जो पूरा है, पूरा हिंद महासागर है, यहाँ पे तापमान कम है। क्या है? तापमान कम है। मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, ग्रीष्म काल की बात कर रहा हूँ, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूँ। तापमान कम है तो दाब कैसा हो जाएगा? यहाँ पर अधिक होगा कि नहीं होगा? दाब अधिक हो जाएगा। अब देखो, अगर उत्तर भारत की तरफ देखें, यहाँ पर इधर देखें, उत्तर भारत की तरफ देखें, तो उत्तर भारत में गर्मियाँ पड़ती है इस समय, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है विद्यार्थी। तो ये जो यहाँ ताप अधिक है, यहाँ क्या है? ताप अधिक है। तो ताप अधिक है तो दाब कैसा होगा? दाब कम होगा। दाब कम होगा तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। तो अधिक दाब से इधर की तरफ हवाएं चलेगी कि नहीं चलेगी? यानी कि हिंद महासागर से भारत की ओर हवाएं चलेगी। लेकिन देखो, हवाओं की अगर आप ग्लोब पे स्थिति देखते हैं तो हवाएं देखो इस प्रकार चलती है। हवाएं इस प्रकार चलती विद्या, मतलब ये जो अगर ग्लोब पे स्थिति देखते हैं ना आप, ये वाली, तो ये 0 डिग्री, जैसे ये क्या होगी? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से लेकर ये जो 5 डिग्री तक है, तो यहाँ पे देखो निम्न दाब है। निम्न दाब मतलब उच्च ताप है। यहाँ पे ताप कैसा है? उच्च ताप होता है। तो पवनों की दिशा ऐसे चलती है ना। और फिर एक कैरियोलिसिस बल होता है विद्यार्थी, उसकी वजह से जो वो है घड़ी के आकार में, उस मतलब उसमें चेंज हो जाता है थोड़ा सा दिशा। तो ये आगे जाके, जैसे ये जो पवन है ना, यूं बहती रहेगी। मैं इसमें समझाता हूँ। ये मान लीजिए आप, इसमें अगर पहले यूं बह रही थी पवने, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर होगी, लास्ट में जाके यूं बहने लग जाएगी। मतलब जैसे भारत का कोना आएगा ना, भारत का टच करेगा यहाँ पर, ये देखो हिंद महासागर की तरफ से जो ये जो पहले है ना, चलने को तो ऐसे आ रही थी हवाएं, कैसे आ रही थी?
इधर की तरफ हवाएं आ रही थी, लेकिन ये 0 डिग्री पे आकर कुछ भौगोलिक दशाएं ऐसी होती है जिस वजह से हवाओं का रुख चेंज हो जाता है। चेंज होकर भारत का जो ये तट है, मालाबार तट है, इससे टकराती। इससे टकराने के बाद में एक शाखा तो किधर चल जाती, इधर, और एक शाखा चल जाती इधर। तो यही एक कारण बनता है भारत में मानसून लाने का। इसमें एक फैक्ट और लिखो, मैं लिखा, ये तो लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, वैसे कल लिखा दिया था मैंने आपको ये। देखो, उत्तरी भारत में नोट, इसी समय उत्तरी भारत में गंगा के मैदान में भी ITCZ, इसके कारण ITCZ के कारण निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक तो उत्तरी भारत में गर्मी पड़ रही है, और एक ITCZ भी कारण है, ध्यान रखना। ITCZ का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लिख लिया? क्या लिखा आपने? उत्तरी भारत में गंगा के मैदानों में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, और किसकी वजह से होता है? ITCZ के कारण। आता है पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है। इसे ही दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। लिख लिया? लिखिएगा। हिंद महासागर में हिंद महासागर में व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार करने के बाद, ये 0 डिग्री को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती। कहाँ पहुंचती? 0 डिग्री। देखो इधर, मेरी बात सुनो, ये हिंद महासागर थोड़ा सा तो इधर है और थोड़ा सा इधर है, ध्यान रखना। तो जैसे ही हिंद महासागर में ये पवने चल रही है, तो पवने चल रही है तो विद्यार्थियों, जैसे उत्तरी गोलार्ध में पवन पहुंचती है, पवन पहुंचती है तो फिर ये बाएं से दाएं मुड़ जाती है। पवन के इधर मुड़ जाएगी, बाएं से दाएं, यानी कि घड़ी की दिशा में। क्या लिखा है? उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती है तो इन पवनों की दिशा फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार दाईं ओर मुड़ जाती है। इधर मुड़ती है, दाईं ओर, ब्रैकेट में घड़ी की दिशा में। दाईं ओर का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है। और भारत के मालाबार तट, भारत के मालाबार तट से जाकर टकराती है। भारत के मालाबार तट, मालाबार तट ये वाला विद्यार्थी, भारत के मालाबार तट से जाकर टकराती है। देख लिया? मालाबार तट को रेखांकित कर लेना। ये कहां पर है? केरल में। और 1 जून के आसपास, कब टकराती है? 1 जून के आसपास। यहां पे जाकर टकराती है। देख लिया?
मालाबार तट से टकराने के बाद दक्षिणी पश्चिम मानसून, दक्षिणी पश्चिम मानसून कितने भागों में बढ़ता है? दो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ से टकराने के बाद में एक तो इधर चल जाएगी, एक इधर चल जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एक केवल एक तीर के निशान बनाया उसी की तरह जाती है, बहुत सारी हवाओं के तो बहुत लंबे चौड़े मार्ग में जाती है, ध्यान रखना। लेकिन एक आइडिया बैठ जाता है कि भाई एक तो इधर चल जाती है, एक इधर चल जाती है। दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा लिखो, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। पहली शाखा कौन सी? बंगाल की खाड़ी की, या बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा। और दूसरा कौन सा? अरब सागर की मानसूनी शाखा। अभी मानसून कहाँ से उठा है विद्यार्थियों? हिंद महासागर से उठा है। कहाँ से उठा है? हिंद महासागर से उठा है। और हिंद महासागर में पूरे में पानी है। और आगे जब यहाँ से टकराया तो इसके बाद में अगर आगे जाएगा तो भी इसको पानी मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से और आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। वैसे तो आर्द्रता लेकर आ रही है हवाएं सारी, लेकिन यहाँ तक आर्द्रता ग्रहण करती रहेगी। और अगर इधर वाली देखे तो ये गुजरात तट तक क्या करती रहेगी? आर्द्रता ग्रहण करती रहेगी। एक एक को पढ़ेंगे अब। सबसे पहले लिखो आप बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों का नाम लिखा दिया मैंने। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, जो कौन से मानसून का हिस्सा है? ये दक्षिणी पश्चिम मानसून का हिस्सा है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्गम कहां से होता है? हिंद महासागर से होता है। लिखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा को स्थानीय भाषा में पुरवैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरवैया। अब देखो पुरवैया क्यों कह रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। माना कि आप राजस्थान में यहाँ हैं, ये आपका राजस्थान है। अब अगर इस शाखा, माना कि इसकी एक शाखा इधर से आ रही है, बारिश तो इधर से आएगी घूम के, पहले तो इधर जाएगी फिर इधर आती है ना। फिर जब इधर आएगी तो ये राजस्थान कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। और भारत की भी कौन सी दिशा में है? एक प्रकार से पूर्व दिशा में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। फिर आप कहोगे सर दक्षिणी पश्चिम तो भारत का इधर रह गया, और इधर से फिर इसको पूर्वैया क्यों कहते हैं? पूर्वैया कहने के पीछे कारण ये है, देख लिया। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप इसकी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की। अब राजस्थान में अगर देखे ये पुरवैया हवा कह दे इसको, कई बार कहते हैं ना पुरवई की हवा चल रही तो बारिश आएगी, मतलब कहते हैं ना। तो अब राजस्थान में सबसे पहले ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो कौन से जिले में प्रवेश करती है? झालावाड़ में। किस में प्रवेश करती है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश ही इसी शाखा की वजह से होती है, देखिएगा। और झालावाड़ में देखो क्यों होती है? क्योंकि पहले तो इधर से मानसून आना शुरू हुआ, माना कि प्रवेश किया तब भी, फिर आगे बारिश करता रहेगा और वापस लौटेगा तब तक बारिश करता रहेगा। इसलिए फिर वहां पे झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होने के पीछे कारण ये है, देखिएगा। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में सबसे पहले झालावाड़, झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। याद रखना विद्यार्थी, झालावाड़ कई बार पूछा गया है। झालावाड़ में प्रवेश करती है, देख लिया। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी शाखा से बारिश होती है? इस अरब सागर वाली से या इधर वाली से? बंगाल खाड़ी से। देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी शाखा से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी शाखा से होती है। अब विद्यार्थी माना कि ये राजस्थान है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
झालावाड़ पड़ता है इधर, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो ये जो मानसून है विद्यार्थियों, ऐसे बढ़ता है। मतलब हम ये कह सकते हैं दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है, और दक्षिणी पूर्व में ज्यादा बारिश करेगा बजाय उत्तर पश्चिम के। देखिएगा, यह शाखा राजस्थान में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है ना? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, नहीं समझे हो? दक्षिणी पूर्व ये वाला, तो इससे प्रवेश की और आगे कहां तक जा रही है? उत्तर पश्चिम तक जाती है। अब बीच में क्या आ गई? बीच में आ जाती क्या? अरावली। तो इस अरावली की वजह से इसका जो इधर वाला हिस्सा है इसमें तो खूब बारिश कर देती है, लेकिन उधर वाले हिस्से में बारिश नहीं कर पाती है। लिखिएगा, लेकिन बीच में अरावली पर्वतमाला स्थित होने के कारण अरावली के एक तरफ खूब वर्षा करती है, एक तरफ खूब वर्षा करती है, और दूसरी ओर कम वर्षा करती है। दूसरी ओर कम वर्षा करती है, अर्थात दूसरी ओर वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा? इधर वाला वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, यानी थार का मरुस्थल। यानी क्या पाया जाता है उधर? थार का मरुस्थल। अब आप कहोगे सर ये हवा इधर यूं क्यों जा रही है? तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ थार का मरुस्थल है, गर्म है। क्या है? गर्म है। ताप ज्यादा है। ताप ज्यादा है तो दाब क्या है? कम है। तो फिर इधर हवा जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उधर हवा इसलिए जाती है। लेकिन चक्कर पड़ गया, वो तो बिल्कुल जैसलमेर बाड़मेर उधर खूब बारिश करती है, लेकिन चक्कर पड़ गया बीच में, क्या आ गई? अरावली आ गई। अरावली से जैसे टकराई, टकराते इसी क्षेत्र में क्या कर दी इसने? बारिश कर दी। हाँ ठीक है, जो ज्यादा ऊंचाई में थी वो थोड़े आगे जाकर किसी न किसी से टकरा के थोड़ी बहुत बारिश कर देती है, वो बात एक अलग है। या जैसे अरावली के बीच में कोई कटी फटी है तो उससे आगे प्रवेश कर जाती है, तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है उधर। अगर ये जैसे दक्षिणी, अगर मैं बताता हूँ इसको, दूसरा मैं लेता हूँ। अगर हम देखें विद्यार्थी, ये अरावली पूरी ठीक है। अब ये अरावली अगर इसकी हाइट, इसको तीन भागों में बांट रखा हमने। कितने भागों में बांट रखा है? तीन भागों में। ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, और ये दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली की हाइट ज्यादा है। दक्षिणी अरावली की हाइट ज्यादा है, लेकिन मध्य की और नॉर्थ की कम है। और नॉर्थ में तो फटी, मतलब एक जगह कटी फटी है, एक जगह मतलब क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, तो फिर थोड़ी बहुत आगे प्रवेश कर जाती है। अब प्रवेश कर जाती है तो विद्यार्थियों फिर इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत ये क्या कर देती? बारिश कर देती। जैसे आप देखते होंगे इधर थोड़ा सूखा ज्यादा पाया जाता है जैसलमेर के आसपास, लेकिन इधर झुंझुनू सीकर के आसपास थोड़ी बहुत बारिश कर देती है। हालांकि उधर भी डेजर्ट एरिया है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना इधर जैसलमेर बाड़मेर के आसपास है। लिखिएगा। और अभी आपने देखा होगा सर्दियों के समय जो माउट होती है उसकी शुरुआत इधर से होगी। बारिश सबसे पहले किधर आएगी? जैसलमेर बाड़मेर, या फिर गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, इधर आएगी। इधर की तरफ बाद में आएगी बारिश, पहले बीच में अजमेर आता है, फिर ध्यान रखना। तो अजमेर का फायदा ही फायदा है, इधर से आएगी तो भी एक बार तो अजमेर को बारिश मिली जाएगी, और इधर से आएगी तो भी बारिश थोड़ी बहुत तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए अजमेर में ज्यादा बारिश नहीं होती कभी भी, ना तो कम होती ना ज्यादा होती, ठीक ठाक बारिश हो जाती है अजमेर में। और इन क्षेत्रों में जैसे पूर्वी की तरफ इस बार देखा होगा आपने, पूर्वी राजस्थान में खूब सारी बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, यही कारण होता है। क्या लिखा आपने? वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है।
ये तो एक बेसिक जानकारी होगी थी, है ना। अब विद्यार्थियों, अगर हम आगे देखें, इधर से जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा पढ़ रहे हैं आप, इसको भी कई उपशाखाओं में विभाजित कर रखा है, लेकिन वो राजस्थान के संदर्भ में ठीक नहीं है, इंडिया के संदर्भ में पढ़ी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत लिखाई देता हूँ। देखो, हालांकि बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून का हिस्सा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी की शाखा की भी कई उपशाखाएं हैं। कई उपशाखाएं हैं, जैसे पहला लिखो, महेंद्रगिरी की शाखा। महेंद्रगिरी शाखा प्रश्न देखो क्या बनता है, महेंद्रगिरी की शाखा कौन सा मानसून का हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिम मानसून का। और फिर शाखा भी पूछ सकते हैं कि अरब सागर का बंगाल की खाड़ी की शाखा का है। अरब सा बंगाल की खाड़ी पढ़ा रहा हूँ, अरब सागर की तरफ तो आया ही नहीं हूँ मैं अभी तक, उधर ही गया हूँ मैं तो डायरेक्ट, इधर से राजस्थान में बारिश लेके आ गया, इधर वो बात एक अलग है। लिख लिया, महेंद्र महेंद्र कौन सी लिखा है, महेंद्रगिरी की उपशाखा, उपशाखा, महेंद्रगिरी की उपशाखा। देखो, इसी शाखा से, आते आते लिखा दूं इसके बारे में ना, इसी शाखा से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है ना महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड में वर्षा होती है। एक आगे चल जाती है विद्यार्थी उधर की तरफ, उसको कहते हैं हम मेघालय की शाखा, मेघालय उपशाखा। एक उपशाखा तो लिख लिया आपने महेंद्रगिरी की, दूसरी लिखो मेघालय, मेघालय उपशाखा, साथ में जरूर लिखना शाखा। देखो, ये मुख्य रूप से मेघालय में स्थित गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में वर्षा करती है। मेघ हैं? मेघालय में स्थित गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ जनजातियां भी है, पहाड़ियों का नाम भी है, गारो, खासी, जयंतिया। लिखूं क्या, गारो, खासो, जयंतिया, इन पहाड़ियों में बारिश करती है। और इन पहाड़ियों का आकार कीप की तरह है, कीपाकार है, और कीपाकार होने की वजह से इधर तीनों ओर से घेर रखा है उसको, और इधर से बारिश आएगी तो इस क्षेत्र में वो बारिश घूमती रहेगी, मतलब पूरी शाखा घूमती रहेगी, उसी क्षेत्र में क्या करती रहेगी, बारिश करती रहेगी। और यहाँ पर एक स्थान है विद्यार्थियों, चेरापूंजी, और चेरापूंजी से थोड़ा सा दूर एक और स्थान है मोहसिन राम, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पहले सबसे ज़्यादा जो बारिश दर्ज की गई दुनिया में वो चेरापूंजी में दर्ज की गई थी, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मोहसिन राम, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यही कारण है। और वो बताओ कौन सी शाखा की वजह से होती है, शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा, और उप शाखा पूछे तो मेघालय की शाखा, और मानसून पूछे तो दक्षिण पश्चिम मानसून। कहाँ उठा है मानसून, हिंद महासागर। देखो, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा उक्त पहाड़ियों की आकृति की वजह से होती है। उक्त पहाड़ियां लिखा है ना, तीनों पहाड़ियां, उक्त पहाड़ियों की कीपाकार आकृति की वजह से होती है। लिख लिया, लिखो, भारत में, नहीं भारत में, विश्व, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोहसिन राम है। कौन सा है, मोहसिन राम, मोहसिन राम, मेघालय। अब भारत का पूछो चाहे विश्व का पूछो, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मोहसिन राम में। और पुरानी जो किताबें हैं, पुराने जो आंकड़े हैं, उनमें क्या देते हैं, चेरापूंजी।
तो आप चेरापूंजी भी लिख लेना। चेरापूंजी और मोहसिन राम पास पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन नया नाम क्या है यहाँ पर, मोहसिन राम, आपको याद रखना है। अब कभी विकल्प में मोहसिन राम ना हो तो चेरापूंजी हो तो चेरापूंजी भी करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आंसर माना जाएगा। आपसे पूछा जाए भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में तो होती है ना बारिश, सबसे कम बारिश होती है लेह में, लद्दाख। लिखो, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह में। लेह में होती है। और लेह कहाँ है? लद्दाख। देखो, राजस्थान में, अब क्या करूँ, ये नया आंकड़ा तो आया ही नहीं। जैसे हम बताते थे राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सबसे कम स्थान जहाँ पे बारिश होती फलोदी। अब फलोदी तो खुद ही क्या बन गया, जिला बन गया। अब क्या करें, नया आंकड़ा तो आया नहीं इसका, तो लिख लो, अभी तो करेंगे कुछ ना कुछ इसका भी जुगाड़। लिखो, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला, जिला तो जैसलमेर ही रहेगा, जैसलमेर। और स्थान लिखो फलोदी, और फलोदी कहाँ है? फलोदी जिले में। अब तो ठीक है, नहीं सम को नहीं। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे कम जो बारिश होती है उस स्थान का नाम फलोदी। और फलोदी कौन से जिले में? फलोदी में। फलोदी पहले जोधपुर में आता था, आजकल फलोदी में आने लग गया। हो गया निराकरण। और सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में है। देखो, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही, सॉरी, माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा राजस्थान में? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, वो तो लिखा दिया था साइड में। अब देखो विद्यार्थियों, फिर यहाँ से बहुत सारी शाखाएं आगे निकलती है ना। तो जैसे ये ऊपर क्या पड़ जाता है अपना, हिमालय आ जाता है। ऊपर क्या आ जाता है? हिमालय। तो हिमालय से भी ये कुछ शाखाएं है वो टकराती है ना। टकराने के बाद में फिर जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा बहुत पार्ट, मध्य प्रदेश, इन बिहार वाला क्षेत्र में भी क्या बारिश करती है। बिहार में कई बार बाढ़ जैसी स्थिति होती है ना, वो उसके पीछे कारण यही है, ध्यान रखना। और एक, बिहार में दो कारण होते हैं, दो शाखा एक साथ काम कर रही है। क्योंकि एक शाखा तो इधर की आई विद्यार्थियों, ये सीधी अरावली के समांतर होती हुई आगे जाके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उधर जाके चली गई, उत्तर प्रदेश का उत्तरी उत्तरी भाग की तरफ। अब वहाँ बारिश की तो गंगा नदी में पानी आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? गंगा, यमुना, इन सभी नदियों में पानी आता भयंकर। और इधर से ये शाखा और चल जाती है आगे, ये भी मलय से टकरा के इस क्षेत्र में क्या करती है? बारिश करती है विद्यार्थियों। और थोड़ा बहुत पानी इनका वो ग्लेशियर वगैरह पिघलने की वजह से थोड़ा थोड़ा तो आता ही रहता है। हालांकि उस समय तो थोड़ा गर्मी कम रहती है, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पिघलती। लेकिन सामान्य तो बर्फ़ थोड़ी थोड़ी तो पिघलती रहती है। तो एक तो ग्लेशियर पिघलने की वजह से गंगा नदी और बाकी जो उसकी जो अन्य नदियाँ हैं, जो हिम नदियाँ हैं, उनमें सब में पानी आ रहा है। और इधर अरब सागर की तरफ से जो शाखा गई वो भी उसमें पानी बरसा रही है। और इधर से ये शाखा गई वो भी पानी बरसा रही विद्यार्थियों। तो एक समय ऐसा आता है कि गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। देखो, क्या लिखा लास्ट पॉइंट आप? देखो, ये शाखा आगे चलकर हिमालय से टकराती है। किससे टकराती है? हिमालय से टकराती है। और पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम की ओर मुड़कर बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वर्षा करती है। अगर पूछा जाए आपसे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर की शाखा से?
और पूरे भारत में बात करें तो अरब सागर की शाखा से। देखो विद्यार्थियों, चाहे भारत के संदर्भ में बात करें, चाहे राजस्थान के संदर्भ में बात करें, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। नोट डालिए। भारत व राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देख लिया। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो मात्रा की दृष्टि से था। एक तो पूरे राजस्थान में थोड़ी थोड़ी बारिश कर दे, एक राजस्थान में दबा के बारिश करे, वो मात्रा होती है। तो मात्रा की दृष्टि से तो कौन सा आएगा? ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इससे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है और भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अरब सागर की शाखा भारत में पहला स्थान रखती है। क्षेत्रफल में भारत में पहला स्थान कौन सी रखती? अरब। और राजस्थान में तो कोई रोल ही नहीं उसका, ना के बराबर रोल है। खत्म। देख लिया। ये तो होगी इसकी बात। अब मौस वापस लौटता हुआ मानसून से वापस बारिश करवाते हैं, उसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्वी मानसून। देखो हेडिंग डालो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इस शाखा को तो छोड़ दिया आपने, पहले इसको लिखो अरब सागर की शाखा। अरब सागर की मानसून शाखा। ये डायग्राम जरूर बनाना है एक इसका ना, कैसे कैसे हवाएं चल रही है, कैसे कैसे बारिश करती है, शाखाओं में कैसे विभाजित होती है। और मैंने वो जो पीपीटी भेज रखी है उसमें बहुत सारे डायग्राम बना रखे हैं, उसमें से देख लेना, जो जज जाए उसको। आपसे पूछा जाए, ये जो अरब सागर की शाखा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मालाबार तट से। कहाँ से होती? मालाबार तट से। दक्षिण पश्चिम मानसून मालाबार तट पर टकराता है, तो इस शाखा की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हम राजस्थान में देखें तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले राजस्थान में कौन से जिले में प्रवेश करती है? जिला। जिला। सर्वाधिक वर्षा तो ये कहाँ पर करेगी? माउंट आबू में करेगी, ध्यान रखना। लेकिन जिले में कौन से में प्रवेश करेगी? हाँ, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा देखिएगा। अरब सागर की शाखा राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। तो दोनों का जिला हो गया ना विद्यार्थियों फिक्स। भाई एक तो हो गया कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो शाखा आई है वो किधर कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से। और ये कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। देखो इस शाखा से देखो विद्यार्थियों, राजस्थान में 90% तक बारिश किससे होती है? लगभग बंगाल की खाड़ी। और लगभग 10% के आसपास, लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत आंकड़ा जा सकता है, तो लगभग 10% जो बारिश होती है वो इससे होती है। देखिएगा, इस शाखा से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में वर्षा होती है। देखो इस शाखा से लगभग 10% बारिश होती है। कितनी? लगभग 10% वर्षा होती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस शाखा की हवाओं के समांतर है ना? जिस दिशा में हवाएं बहती है, और अरावली का जो बनावट है वो भी इसी दिशा में है ना। इस शाखा को भी कई उपशाखाओं में विभाजित किया गया है।
ये जो अरब सागर वाली है ना, इसको भी कई उपशाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला लिखो, पश्चिमी घाट की उपशाखा। कौन सी? पश्चिमी घाट की उपशाखा। दूसरा लिखो, ये देखो इधर से नदी आती है विद्यार्थियों, नर्मदा और ताप्ती आती है, रिफ्ट घाटी में बहती है, तो नर्मदा ताप्ती उपशाखा, नर्मदा ताप्ती उपशाखा, नर्मदा ताप्ती उपशाखा, और एक अरावली की उपशाखा। 3 उपशाखाएं होगी इसकी। और उसकी कितनी लिखाई थी हमने? 2। 2 कौन कौन सी? एक तो महेंद्रगिरी की लिखाई थी और एक मेघालय की लिखाई थी विद्यार्थी। तो देखो एक शाखा तो विद्यार्थी इस क्षेत्र में बारिश करने का काम करेगी, और एक क्या होगी, जैसे रिफ्ट घाटी है ना, नीचे नीचे क्षेत्र, तो उसके साथ साथ आगे बहने लग जाएगी वो, तो आगे जाके मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश करने का काम करेगी। और एक चल जाएगी इसके कहाँ, अरावली के समांतर, और आगे जाके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो भाग है, दिल्ली वगैरह, वहां पे बारिश करने का काम करेगी। और दिल्ली तक तो आपको पता है अरावली पर्वतमाला फैली हुई वहां तक। तो लिखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालो, पश्चिमी घाट की उपशाखा। है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दोनों में अगर समय अवधि को देखें हम, तो सबसे पहले ये राजस्थान में ये प्रवेश करती है। अगर, हाँ सुनो सुनो, देखो भाई, राजस्थान में 2 प्रकार का मानसून आता है, 2 प्रकार की शाखाएं आती है एक प्रकार से, एक तो अरब सागर की और एक बंगाल खाड़ी। तो पहले कौन सी आती है? अरब सागर वाली आती है, इसलिए कहते हैं। देखिएगा, पश्चिम घाट की उपशाखा लिख लिया आपने। देखो, अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट, पश्चिम घाट को हम सह्याद्री कहते हैं, हाँ? पश्चिमी घाट के सारे सारे ऊपर उठती है। महाराष्ट्र के आसपास वाला इलाका क्या कहलाता है? पश्चिम घाट कहलाता है, ध्यान रखना। हालांकि पश्चिम घाट को भी कई भागों में बांट रखा है, वो अलग मैटर है। पश्चिम घाट के सारे सारे ऊपर उठती है और ठंडी होकर पवनाभिमुखी पवनाभिमुखी ढाल पर वर्षा करती है, लेकिन पवनाभिमुखी ढाल पर वर्षा नहीं करती है। अब अब क्या लिखा, मैं बोल देता हूँ। पवनाभिमुखी ढाल पर खूब वर्षा करती है, लेकिन पवनाभिमुखी ढाल पर वर्षा नहीं करती है। अर्थात पवनाभिमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, ये वृष्टि छाया पाई जाती है। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे विद्यार्थियों, ये पूरा अपना पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। यहाँ पर ये एक पहाड़ है, या हम ये कह सकते हैं पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। अब यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ काफी सारी। अब इधर से जो ये शाखा आ रही है, तो इधर ऊपर की तरफ बहेगी नहीं इसकी हवा, तो यहाँ तक जाती जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर इस डाल पर क्या कर देती है? बारिश कर देती है। मतलब इस क्षेत्र में तो खूब बारिश कर देती है। अब फिर ये पानी गिराने के बाद थोड़ी हल्की हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, तो ऊपर जाती है तो इनमें आर्द्रता नहीं रहती है। आर्द्रता नहीं रहेगी तो फिर इधर बारिश नहीं कर पाती है। तो ये पवना भिमुखी ढाल हो गया, और ये पवना विमुखी ढाल हो गया, मतलब उल्टा ढाल हो गया उसका। तो एक तरफ जैसे कोई भी पहाड़ है, ये पर्वत है, तो इस तरफ तो बारिश कर दी, इस तरफ बारिश नहीं कर रहे। अपना कोई सा पहाड़ उठा के देख लो, जैसे आप नाग पहाड़ देखते हैं, अभी पुष्कर घाटी की तरफ देखते हैं,
तो माना कि इधर की तरफ से हवा आई तो इस क्षेत्र पे तो उन्होंने बारिश कर दी, लेकिन उधर की तरफ उसने बारिश नहीं की, तो इधर वाला क्षेत्र तो कहलाएगा पवनाभिमुखी, और उधर वाला क्या कहलाएगा? पवनाभिमुखी ढाल कहलाएगा। और जो उधर वाला क्षेत्र है, पुष्कर के आसपास का जो क्षेत्र है, उसको हम कह सकते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। समझ गए अब तो एक ही ये स्थिति भारत के अगर मैप में आप देखते हैं तो विद्यार्थी एक ही ये स्थिति घटित होती है, ये महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, लिखिएगा वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, पाया जाता है ना। देखो यही कारण है कि मैंगलोर, मैंगलोर अलग है, बेंगलोर अलग है, ध्यान रखना, कर्नाटक के आसपास की बात है। यही कारण है कि मैंगलोर में खूब वर्षा होती है, लेकिन बेंगलुरु में नहीं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक है, इसी प्रकार महाराष्ट्र में जो कोझिकोड वाला हिस्सा है, वहां पे खूब बारिश होती है, लेकिन पुणे में बारिश नहीं होती है। लिखो कोझिकोड या कालीगढ़, कोझिकोड को क्या कहते हैं? कालीगढ़ में वर्षा होती है, लेकिन पुणे में नहीं। और दोनों स्थान ये कहां पर है? महाराष्ट्र। समझ जाओगे अब तो? अब बताओ, ये जो पुणे है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन वृष्टि छाया क्षेत्र में कौन सा आता है? पवना विमुखी या पवना विमुखी? पवना विमुखी आता है, ध्यान रखना। यानी कि पवना विमुखी आ गया, इसका मतलब वहां पर वो पवन की ढाल के उस दूसरी दूसरी साइड है वो। देख लिया? तो एक तो ये कारण हो जाता है यहाँ पर। एक दूसरी शाखा कौन सी लिखाई थी आपको? नर्मदा ताप्ती की उपशाखा। देख लिया? अब देखो, ये विद्यार्थियों महाराष्ट्र में, एमपी में और झारखंड तक बारिश कर देती है, छोटा नागपुर के पठार तक बारिश कर देती है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट घाटी में बहती है। ये नदियाँ कैसी बहती है? रिफ्ट घाटी में बहती है, और इधर से मतलब थोड़ा इनको गैप मिल जाता है हवाओं का आगे निकलने का, तो ये हवाएं आगे चल जाती है। आपको पता है इधर तो विंध्याचल और सतपुड़ा और वो सब है, ध्यान रखना। तो ऐसी बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं तो बीच में से कैसे निकल के जा रही? तो बीच में क्या वो नदियों वाला जो रास्ता है ना, उनसे इसको गैप मिल गया, तो उस गैप से आगे की तरफ चल जाती, आगे की तरफ जाती, तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, एमपी के कुछ हिस्से में और झारखंड के कुछ हिस्से में, या हम ये कह सकते हैं मध्य भारत में बारिश कर देती है। इसमें मध्य भारत में, और मध्य भारत में तो इधर की तरफ से भी बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी, तो दो दो तरफ से बारिश हो रही है यहाँ पर। देखिएगा, ये शाखा भारत के, ये मध्य भारत में बारिश करती है, और क्या? ये शाखा भारत, ये मध्य भारत में वर्षा करती है। जैसे महाराष्ट्र, कंप्लीट महाराष्ट्र में नहीं, कुछ हिस्से में ना, महाराष्ट्र, एमपी। अब देखो, ये इधर से तो प्रवेश करेगी करेगी, तो ये गुजरात का दक्षिणी हिस्सा हुआ गया कि नहीं हो गया? ये नॉर्थ हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरा हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो गुजरात के दक्षिणी हिस्से में बारिश करती है। गुजरात का दक्षिणी हिस्सा और झारखंड, और मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के आसपास। देख लिया? और इसी शाखा का एक विद्यार्थी, एक मतलब हवा कह सकते हो, पवन कह सकते हो आप, कुछ हवाएं इधर राजस्थान की तरफ भी चल जाती है। जो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है ना, वो ये वाली शाखा प्रवेश करती है, थोड़ा सा हिस्सा चल जाता है इसका। या फिर जैसे कई भूगोलवेत्ता है वो तीन मानते हैं इसकी उपशाखाएं, कई क्या मानते हैं? दो। तो कुछ कहते हैं जो अरावली की शाखा गई ना, वो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। तो दोनों में यहाँ पे थोड़ा मतभेद है, ध्यान रखना। लिखिएगा, इतना डीप लिखने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी लिख लो आप। देखो, ये शाखा ही राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है।
मतलब उप शाखाओं में से पूछे ना तो इसको बता देना, अगर अरावली विकल्प में ना हो तो। अरावली को नहीं मानते क्योंकि अरावली वाले को कहते हैं वो तो ऊपर ऊपर चल जाती है आगे, और वो तो कहाँ जाएगी आगे, इधर उत्तराखंड के आसपास चल जाती है, तो इसलिए नहीं मानते इसको। हालांकि इसको लेकर मतभेद है भूगोल वेताओं में। क्या लिखा है? इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के कौन से जिले को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है विद्यार्थियों? बांसवाड़ा कहा जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं? केरल को। किसको कहते हैं? नोट। भारत में केरल राज्य को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहा जाता है? केरल राज्य को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और कौन से मानसून का? दक्षिणी पश्चिम का। हाँ, उत्तर पूर्वी आ जाए, कभी आप उत्तर पूर्व को कर दो कि ये तो उधर से प्रवेश होता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। छोटा हो जाएगा ये। अरे अरे अरे, ये क्या आ गया इसमें? चलो मान लो, मानना कि, बाकी सबको मिटा देता हूँ ना। देखो विद्यार्थियों, खुद श्रीलंका हिंद महासागर में है, ये नीचे का पार्ट पूरा हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, इसको भी क्या मान लो आप? हिंद महासागर मान लो। अब आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जैसे राजस्थान का बताते हो ना आप, 2303 से लेकर, तो इसी प्रकार इसका बताओ। सत्ता बहन जी, ये कंडीशन है। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। किससे? 8 डिग्री 4 मिनट से। यानी कि अगर आप देखते हैं 0 डिग्री यहाँ पर है विद्यार्थियों, 0 डिग्री और भी नीचे है ना इसमें, तो ये पूरा हिंद महासागर है। ये क्या? पूरा हिंद महासागर है। आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो इस ये 8 डिग्री शुरू हो रही है ना, इससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। तो 8 डिग्री पे तो जब जाएगा, जब तो केरल से टकराएगा मानसून, और वो जून में टकराता है, 1 जून के आसपास टकरा जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति और नीचे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और नीचे स्थिति, ध्यान रखना। तो फिर ऐसी स्थिति में भारत में अगर मुख्य भूमि को नहीं ले, द्वीप वगैरह को शामिल करते हैं, तो सबसे पहले मानसून टकराता है कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां टकराएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो यहां पर मालाबार तट पर या केरल राज्य से टकराता है विद्यार्थी। देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है। कहां पहुंचता है विद्यार्थियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है। यानी कि यहां पर। और कब पहुंचता है? 20 मई के आसपास। 20 मई। इस समय आपको पता है राजस्थान में या कितनी भयंकर गर्मी पड़ती है उस समय? मई जून मई के आसपास तो भयंकर गर्मी पड़ती है, तो मई में पहुंच जाता है वहां पर तो। और फिर आपको पता है इस समय गर्मी और बढ़ती रहेगी, तो और खींचेगा वो। जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही दाब कम होगा, और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी उत्तरी भारत में बारिश होने की संभावना ज्यादा रहती है।
अगर आप जैसे गर्मियों के दिनों में सोचते हैं ना गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसका मतलब बारिश ज़्यादा आएगी, और अगर गर्मी नहीं पड़ रही है अगर उसमें, तो फिर बारिश कम आएगी। ध्यान रखना। रहना दे, रहना दे, रहना दे। और अगर इस तट की बात करें तो यहां कब टकराता है? 1 जून को। देखिएगा, एक काम और हो सकता है ना विद्यार्थी इसमें, ये अरब सागर की शाखा है, ये कौन सी है? पहले दोनों एक थी, पहले दोनों एक ही थी, लास्ट में जाके दोनों क्या होगी? ऐसा भी तो हो सकता है दोनों आगे आके मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि एक शाखा चलो यहाँ बारिश कर देती है, इस क्षेत्र, इस पश्चिम घाट कहते हैं इसको पूरे, और एक शाखा ये नर्मदा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्रों में बहती हुई आगे तक चल जाती है, और इधर से भी आती है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर दोनों प्रकार की शाखाएं टकरा सकती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की इंपॉर्टेंट बात है ये, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाएं, दक्षिणी पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं, दोनों शाखाएं ब्रैकेट में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, शॉर्ट में लिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों अब समझ में आ गया ना? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाएं, यानी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, आपस में छोटा नागपुर के पठार में मिलती है। कहां बिछड़ी थी दोनों? मालाबार तट पे बिछड़ी थी विद्यार्थियों, और कहां जाके मिली है? छोटा नागपुर के पठार में जाकर मिलती है विद्यार्थी, झारखंड के आसपास। और छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड, केरल में बिछड़ी थी, और कहां पे मिली? झारखंड में जाके मिली। अब देखो विद्यार्थियों, अब दूसरा सवाल, ये तो आपने मोटी मोटी बात कर ली, इधर से तो बंगाल की खाड़ी को लेकर आए और इधर से अरब सागर की को लेकर आ गए, लेकिन अरब सागर वाले की के तो 3 पार्ट किए आपने। 3 पार्ट कौन कौन से? 3 पार्ट कौन से किए? एक तो आपने पश्चिमी घाट की उपशाखा, एक नर्मदा ताप्ती नदी वाली कर ली, और एक कौन सी कर ली? अरावली की शाखा की बात कर ली ना? और इधर भी 2 शाखाएं बनाई थी आपने, महेंद्रगिरी की शाखा और एक मेघालय की शाखा। अब बताओ इनमें से कौन सी उपशाखा आएगी? उड़ीसा के आसपास से कौन सी आएगी? महेंद्रगिरी की, क्योंकि एक तो आगे चली गई मेघालय वाली, तो वो तो आगे चली गई, और इधर से अरावली वाली तो यूं चल जाएगी, और ये एक यहीं रहेगी, और एक कौन सी? अब बताओ कौन सी मिलेगी? हाँ, तो अरब सागर की तो नर्मदा ताप्ती उपशाखा, और बंगाल की खाड़ी की कौन सी? महेंद्रगिरी उपशाखा आपस में आकर मिलती है। देख लो, इनमें से एडजस्ट कर लेना आपके हिसाब से। जहां आपने बंगाल की खाड़ी लिखा ना, उसको रेखांकित करके क्या लिख लो? महेंद्रगिरी। और जहां अरब सागर लिखा है, नर्मदा ताप्ती उपशाखा। दोबारा थोड़ी लिखाऊंगा पूरा फिर। ठीक है, अभी आपका कौन सा चल रहा है? अरब सागरी चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अरब सागरी चल रहा है। बीच में कुछ पॉइंट आए थे वो मैंने लिखा दिए। अब देखो विद्यार्थियों, आपने 3 उपशाखाएं की है इसकी, इसमें से आपने 2 पढ़ ली, 2 पढ़ ली ना? तीसरी कौन सी बच गई? अरावली उपशाखा। तीसरे लिखो, अरावली उपशाखा, अरावली उपशाखा। लिखो, यह है। अब देखो, अरावली तो विद्यार्थी यहां से स्टार्ट हो जाती है, गुजरात से खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना। तो इसी के समांतर होने की वजह से इसके साथ साथ ही बहती बहती है मतलब ये उपशाखा। लिखो, ये उपशाखा अरावली के समांतर, इसके अरावली के समांतर बहती है या चलती है? अरावली के समांतर चलती है।
और आगे जाके किससे टकराएगी बताओ ये? हाँ भाई, आगे जाके किससे टकराएगी? आगे क्या है बड़ा सा? हिमालय। और आगे चलकर हिमालय से टकराती है। अब टकराएगी, अब हिमालय की तो हाइट काफी, हाइट आपको पता ज्यादा ऊंचा है, तो यहां से टकरा के इसके उल्टा जो इसको पवनाभिमुखी ढाल ही बोलेंगे इधर वाले को, तो पवनाभिमुखी ढाल पर बारिश करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में वर्षा करती है। समझ गए विद्यार्थियों? तीनों शाखाएं होगी इसकी कंप्लीट। समझ में आ गया यहाँ तक फैक्ट? तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।